Hello friends, subscribe to our channel and press the bell icon to never miss any updates. हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया चल रहा है। तो हमारे लेक्चर से एक दो दिन थोड़े लेट आए हैं, 2-3 दिन, है ना। सॉरी फॉर दैट। हाँ, तो क्लास 12 का लेक्चर अपलोड हो रहा था, उसको मैं खत्म करना चाह रहा था कि जल्दी से वो खत्म हो जाए, फिर आपका लेक्चर अपलोड हो। तो अब लगातार आपका कंटिन्यू लेक्चर अपलोड होगा, है ना। अच्छे से पढ़े आप लोग। अभी तो आपका शुरुआत है, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम एक एक सीढ़ी करके चलेंगे, है ना। तो धीरे धीरे पढ़ते रहिएगा, घबराइएगा नहीं, हम आपके साथ हमेशा हैं, है ना। तो आप करते रहिए, पढ़ते रहिए। तो अगला टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। अगला टॉपिक ऐसे कह सकते हैं, हम दूसरे जर्नल में चले गए हैं। हमारा दूसरा टॉपिक क्या है? डायमेंशनल एनालिसिस। तो कुछ चीजें हमारी छूट गई थी पहले वाले यूनिट में कुछ चीजें छूट गई थी, जैसे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड और हमारा पैरेलैक्स मेथड छूट चुका था। तो उसे हम पूरा करते हैं, उसके बाद हम डायमेंशनल एनालिसिस पे चलते हैं। ठीक है, तो आप हमारे साथ बन जाइए, तुरंत बन जाइए हमारे साथ, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, है ना। टीचर के साथ कनेक्ट होना बहुत जरूरी है। जब तक आप टीचर के साथ कनेक्ट नहीं होंगे तब तक चीजें समझ में नहीं आएंगी, है ना। तो एक लगाव होना चाहिए टीचर के साथ, एक कनेक्शन होना चाहिए। अगर कनेक्शन हो गया फिर उसके बाद पढ़ने में मजा आता है। तो वही मैं कह रहा हूं कि थोड़ा सा आप हमेशा मोटिवेटेड रहिए, इनफैक्ट सेल्फ मोटिवेटेड रहिए, है ना। क्योंकि इस समय जो चल रहा है, ऑनलाइन से ही आपका काम करना है, ऑनलाइन से ही आपको पढ़ना है। तो थोड़ा सा मोटिवेट रहना है, क्योंकि मैं आपके पास हूं नहीं, आपको मैं देख नहीं पा रहा हूं, है ना। आप हमें देख पा रहे हैं लेकिन मैं आपको नहीं देख पा रहा हूं, तो थोड़ा सा बात करने का जी चाह रहा है। तो खैर कोई खास बात नहीं है, ठीक है। लेकिन मेरा कहना क्या है कि अपने पढ़ाई को लेकर मोटिवेटेड रहिए, इनफैक्ट सेल्फ मोटिवेटेड रहिए। अपने आप को खूब मोटिवेट रखिएगा और पढ़ते रहिएगा। ठीक है, मैं अपना टॉपिक स्टार्ट करता हूं। हमारा क्या है, हमें क्या पढ़ना है? ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड पढ़ना है ना। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, ये है क्या बेसिकली? ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बेसिकली है क्या? इसको हिंदी में बोलते हैं बेटा परिमाण क्रम, है ना। परिमाण क्रम। जो यूपी बोर्ड वाले देख रहे हैं उनके लिए भी ये वीडियो है, वो भी देख सकते हैं। मैं भले ही इंग्लिश में बोल रहा हूँ, लिख रहा हूँ, लेकिन मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ, है ना। और सीबीएसई बोर्ड वालों के लिए है, लेकिन आप भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैं हर चीजें में हिंदी में ही बोलूंगा और समझाऊंगा। खैर कोई खास बात नहीं है। मैं बोल रहा हूँ कि ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, इसको हिंदी में क्या बोला जाता है? परिमाण क्रम बोला जाता है। ये है क्या बेसिकली? जैसे कि जब हम किसी भी क्वांटिटी को, फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करते हैं या लिखते हैं, तो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू या तो ऐसा हो सकता है बहुत ज्यादा हो, या तो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू ऐसा हो सकता है बहुत कम हो। जैसे हम अपने भौतिक जगत में, अपने फिजिक्स में क्या करते हैं, बहुत सी चीजों को मापते हैं, बहुत सी चीजों का मेजरमेंट करते हैं। अगर हम बहुत सी चीजों का मेजरमेंट करते हैं तो यहां से हम सुई का सुई के नोक की व्यास, मतलब सुई के नोक के डायमीटर को भी हम क्या करते हैं? मेजरमेंट करते हैं। और अपने अर्थ के डायमीटर को भी मेजर करते हैं। तो हमें जरूरत पड़ती है अपने अर्थ के डायमीटर को भी मेजर करने की, अपने अपने क्या करते हैं, सुई के नोक की डायमीटर को भी मेजर करने की जरूरत पड़ती है। तो ये बहुत छोटे से छोटा मेजरमेंट हो गया सुई के नोक का, और बहुत बड़े से बड़ा मेजर क्या हो गया? हमारे अर्थ के डायमीटर का। ऐसे ही हमें क्या करना पड़ता है? हमें गैलेक्सी का डिस्टेंस मेजर करना पड़ता है, कितने दूर पे है हमारा गैलेक्सीज कितने दूर, कहां से लेके कहां तक फैला हुआ है, वो भी बहुत है। क्योंकि गैलेक्सी के एक हमारे मिल्की वे के एक छोर से दूसरे छोर के डिस्टेंस जो है, या फिर हम ऐसे कह लें कि गैलेक्सी के एक किनारे दूसरे किनारे का डिस्टेंस अगर हम बात करें, मतलब कि कई चीजें होती हैं ऐसे कि हम क्या करते हैं? मेजरमेंट करते हैं। तो बहुत बड़ी चीजें आती हैं और बहुत छोटी चीजें आती हैं। जैसे हम मास के बारे में बात करें, अगर हम मास के बारे में बात करते हैं, तो गैलेक्सी के मास को अगर हम मेजर करते हैं, या फिर सन के मास को मेजर करते हैं, तो उसका मास, अर्थ के मास को मेजर करते हैं, तो उसका मास बहुत ज्यादा है। लेकिन हम एटम के भी मास को तो मेजर करते हैं, किसी एटम के मास को मेजर करते हैं, तो एटम का मास क्या होता है? बहुत कम होता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जब भी हम मेजरमेंट करते हैं, फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट करते हैं, तो उसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, या तो होती है वो बहुत बड़ी, या तो होती है वो बहुत छोटी। तो उसको लिखने का एक तरीका होता है फिजिक्स में लिखने का तरीका होता है। जैसे मैं अगर बात करूं रेडियस ऑफ द अर्थ के रेडियस को अगर बात किया जाए, तो रेडियस ऑफ द अर्थ RE, आपको नहीं पता होगा, मैं बता रहा हूं, ये कितना होता है? 6400 किलोमीटर।
तो रेडियस ऑफ द अर्थ 6400 किलोमीटर। लेकिन इसको लिखने का सही तरीका क्या होता है? इसको लिखने का सही तरीका ये होता है कि हमेशा इसे एसआई यूनिट में लिखें, और अगर एसआई यूनिट में लिख रहे हैं तो इसको लिखने का सही तरीका होगा 6.4 इंटू 10⁻⁶ मीटर, है ना। तो किसी भी क्वांटिटी को हम जब भी लिखते हैं तो हमेशा एक डिजिट के बाद हमेशा क्या लगाते हैं? डेसिमल लगाते हैं। आगे से एक डिजिट के बाद हमेशा क्या लगाते हैं? डेसिमल लगाते हैं। और अगर पावर आ रहा है तो पावर के फॉर्म में उसको हम 10 के पावर के फॉर्म में उसको हम क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। क्या बोला? फिर से बोल रहा हूं, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के न्यूमेरिकल वैल्यू को या किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को सबसे पहली बात तो एसआई यूनिट में लिखते हैं, और उसके साथ साथ उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू को डेसिमल में लिखा जाता है एक अंक के बाद, और एक अंक के बाद डेसिमल में लिखा जाता है 10 पावर चढ़ाते हुए, पावर लगाते हुए। ये हमारा क्या है? सही तरीका है। फिजिक्स में इसको क्या करते हैं? फिजिक्स में सही तरीका है। फिजिक्स में ऐसे ही आपको दिखाना पड़ता है, ठीक है। अरे बुद्धि, ठीक है। तो ध्यान से अगर तुम देखो 6.4 इंटू 10⁶ मीटर इस तरीके से लिखा जाएगा। लेकिन अगर मास की बात करें, किसकी? मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन की मास की बात करें तो इसके मास की वैल्यू कितनी होती है? आपको नहीं पता होगा, मैं आपको बता रहा हूं। इसकी वैल्यू इस तरीके से लिखी जाती है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। तो इलेक्ट्रॉन की मास देखो बहुत ही छोटी है, लेकिन अगर बहुत ही छोटी है तो उसको पॉइंट करके ऐसे नहीं दिखाया गया, इसको अच्छे से दिखाया गया 9.1 इंटू 10⁻31 kg, -31 kg करके दिखाया गया। तो ये सही तरीका है। जैसे मास ऑफ द अर्थ की अगर हम बात करें, मास ऑफ द अर्थ की अगर हम बात करें तो मास ऑफ द अर्थ, मास ऑफ द अर्थ, अगर अर्थ की हम मास की अगर हम बात करेंगे तो इसकी मास की वैल्यू कितनी होगी? लगभग मेरे हिसाब से इतनी होती है, क्या शायद 6 इंटू 10⁻24 kg, है ना। आप लोग देख लीजिएगा कितना होता है, मेरे हिसाब से इतनी होता है 6.4 समथिंग ऐसे कुछ होता है क्या, है ना। तो 6.4 ऐसे कुछ होता है, 6.4 इंटू 10⁻24 kg। और अगर मास ऑफ द सन की अगर बात करें, एवरेज वैल्यू मास ऑफ द सन इज इक्वल टू, ये सब टिपिकली वैल्यू है, टिपिकल वैल्यू, लगभग वैल्यू, नियर अबाउट वैल्यू आपको दिया जा रहा है। वहां पे ऐसा नहीं कि वहां कोई तराजू लेके जा रहा है, अर्थ को रख रहा है फिर तौल रहा है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है ना। तो मास ऑफ द सन की अगर मास की अगर बात करें तो इसकी वैल्यू लगभग कितनी होती है? एक बार बता चुका हूं, 2 इंटू 10⁻⁻, कितनी होती है? 30 kg। तो इस तरीके से चीजों को क्या किया जाता है? रिप्रेजेंट किया जाता है। तो एक तरीका हो गया, है ना। तरीका होता है साहब, हर चीज का एक कायदा होता है। तो यहाँ पर किसी भी चीज को लिखने का एक कायदा है, वो कायदा हमारा ये है। तो मास ऑफ द अर्थ, मास ऑफ द सन, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ द रेडियस ऑफ द अर्थ, तो इस टाइप से ये इस तरीके से दिखाया जाता है। और अगर किसी न्यूक्लियस के रेडियस को दिखाया जाए तो ये फेम्टोमीटर में दिखाया था, फर्मी दिखाया था, अभी बात करूंगा, है ना। तो ये ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होता है? ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बेसिकली क्या होता है? ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का मतलब होता है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज एज पावर ऑफ 10, एज पावर ऑफ 10 which is nearest to actual value। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की जो हमारी ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होती है, हमेशा उसको क्या करते हैं? 10 के पावर में बताते हैं, मतलब उसकी वैल्यू नहीं बताते हैं, है ना। मतलब हम जैसे कि अगर हम बात करें तो अगर हम बात करें कि रेडियस ऑफ द अर्थ क्या होगा तो 10 के पावर में सीधा सीधा बताएंगे, मतलब उसकी वैल्यू हम नहीं बताते, मतलब उसकी पावर बता देते हैं कि इतने पावर का होगा, इतने पावर में उसका रेंज है, मतलब वो नियरेस्ट वैल्यू बताते हैं। किसी फिजिकल क्वांटिटी की कभी कभी क्या करते हैं, किसी फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू ना बताकर उसके पावर में उसकी वैल्यू बताते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? बेसिकली ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी एज पावर ऑफ 10 के पावर में किसी को दिखाते हैं, तो किसी फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू को अगर दिखाते हैं तो उसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, विच इज नियरेस्ट टू एक्चुअल वैल्यू, जो एक्चुअल वैल्यू को क्या होगा? नियरेस्ट होगा। जैसे सिंपल सी चीज, जैसे ये हमारा 10 पावर में है और ये कुछ इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में है, तो मैं मान ले रहा हूं कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का जो वैल्यू है वो इस टाइप से लिखा जा रहा है, a इंटू 10 बी।
अगर a इंटू 10⁻b टाइप से अगर ऐसा कुछ लिखा जा रहा है तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होगा इसका? तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का नियम क्या है? ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का नियम क्या है कि अगर इफ a इज लेस देन 5 और इक्वल टू 5, अगर a की वैल्यू 5 से कम आई, अगर a की वैल्यू 5 से कम आई या फिर 5 के बराबर आ गई तो इस a की वैल्यू को क्या लिखेंगे? इस a की वैल्यू को 1 में काउंट करेंगे। इसको सिंपल 1 लिखा जा सकता है। लेकिन अगर a की वैल्यू 5 से ज्यादा आ जाती है तो इस a की वैल्यू को क्या लिखा जाता है? सीधा सीधा 10 लिखा जाता है। सीधा सीधा क्या लिखा जाता है? 10 लिखा जाता है। कहने का मतलब ये कि मतलब ये जो इसका मल्टीप्लीकेशन 10 के पावर में जो मल्टीप्लीकेशन है, अगर 1 से, क्योंकि ये वैल्यू तो हमेशा 1 और 10 के बीच में ही दिखाया जाएगा, ये वैल्यू हमेशा 1 और 10 के बीच में दिखाए। 11 तो लिख नहीं सकते, 12 नहीं लिख सकते, क्योंकि इस चीज को हम ऐसा नहीं लिख सकते कि दिस इज इक्वल टू कितना 64 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर कितना 5 मीटर, इस तरीके से नहीं। क्योंकि मैंने अभी बताया कि हमेशा किसी फिजिकल क्वांटिटी को डेसिमल में लिखा जाता है एक डिजिट के बाद, तो डेसिमल में तो आपको लिखना ही लिखना है। इसका मतलब ये जो वैल्यूज है, ये जो वैल्यू आपको दिख रही है, ये हमेशा 1 और 10 के बीच में ही आएगा। और अगर 1 और 10 के बीच में ही आएगा तो अगर 10 आ जाता है तो ठीक है, अगर यहाँ पे इसकी वैल्यू 10 है तो सीधा क्या लिखेंगे 10⁻7। लेकिन अगर 10 से कम आता है तो उसके लिए एक लॉस बनी गई है। क्या बना है कि अगर ये a की वैल्यू आपकी क्या है, a की वैल्यू अगर 5 से कम है या 5 के बराबर है, मतलब आधा है या फिर आधे से कम है, तो इसको हम किस में काउंट करेंगे? सीधा सीधा इसको 1 बोल देंगे। लेकिन अगर इसी a की वैल्यू 5 से ज्यादा हो गई तो उसको हम क्या बोलेंगे कि ये जो ये वैल्यू लिखी गई है वो 10 के बराबर है। कहने का मेरा सीधा सीधा मतलब ये है कि अगर इस a की वैल्यू 5 से कम है या बराबर है तो इसके जो मल्टीप्लीकेशन पावर में है वही हमारा क्या होगा? ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। लेकिन अगर इस a की वैल्यू 5 से ज्यादा हो गई तो ये 10 हो जाएगा, मतलब एक पावर यहाँ बढ़ जाएगा। अगर 5 से ज्यादा हो गई तो पावर उसका क्या हो जाता है? 1 बढ़ जाता है, तो उसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बढ़ जाता है, मतलब 1 से बढ़ जाता है। जैसे यहाँ पे अगर बात करें, यहाँ पे अगर हम बात किया जाए कि यहाँ पर ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, ये जो सभी वैल्यूज लिखेंगे सबकी ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितनी होगी? अगर ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड की अगर हम बात करें तो ध्यान से अगर आप देखें तो 6.4 क्या है? 5 से ज्यादा। और अगर 6.4 5 से ज्यादा है तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द रेडियस इज इक्वल टू सीधा क्या लिखेंगे 10⁻7 मीटर। मतलब हमारे अर्थ का रेडियस 10⁻7 मीटर के रेंज का होता है। जैसे 10⁻7 मीटर मैंने बोला वैसे मुझे समझ में आ गया, मतलब इतने के लगभग वैल्यू के बीच में ही होता है, मतलब इतना लगभग होता है 10⁻7 के मीटर के रेंज में होता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन की मास की बात करें तो ध्यान से अगर आप देखें तो 9 क्या है? 9 ज्यादा है 5 से। अगर 9 ज्यादा है 5 से इसको 10 लिखेंगे तो 10 इंटू 10⁻31 की वैल्यू किस में चली जाएगी? 10⁻- में 30 kg, मतलब इसका रेंज क्या होगा? 10⁻30 के रेंज में होगा। अच्छा, दूसरी चीज अगर हम इसकी बात करें, किसकी भाई साहब? 6.4 इंटू 10⁻24। अगर यहाँ इसकी बात करें तो 6.4 भी 5 से ज्यादा है तो सीधा क्या लिखेंगे 10⁻25 kg के रेंज का होगा। मतलब इस वैल्यू के चक्कर में नहीं पड़ते हैं, क्योंकि सभी चीज तो क्या निकाली जा रही है? ये तो एवरेज निकाली जा रही है, तो इसके वैल्यू के चक्कर में हम नहीं पड़ते हैं, सीधा इसकी वैल्यू लिखते हैं, सॉरी ऑर्डर लिखते हैं कि इस ऑर्डर का होगा, उस ऑर्डर का होगा। बोलते नहीं इस ऑर्डर में है, उस ऑर्डर में है, इस ऑर्डर का इसका वैल्यू है। अच्छा, अगर मास ऑफ द सन की बात करें तो इसका ऑर्डर क्या होगा? मास ऑफ द सन इसकी ऑर्डर होगी 10⁻⁻, सीधा कितना 30 kg। क्यों? क्योंकि 2 5 से क्या है? कम है। तो ये बेसिकली क्या होता है? ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या हुआ? ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी एज पावर ऑफ 10 विच रिप्रेजेंट्स द क्लोजेस्ट वैल्यू टू एक्चुअल वैल्यू। जो क्या करता है? जो क्लोजेस्ट वैल्यू रिप्रेजेंट करता है किसी भी एक्चुअल वैल्यू के कंपैरिजन में। क्लियर है? तो इसको जल्दी से नोट करें, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो अब हम बात करते हैं पैरेलक्स मेथड पे। अगला टॉपिक हमारा क्या है? पैरेलक्स मेथड। तो पैरेलक्स मींस बेसिकली होता क्या है? तो सबसे पहले हम क्या समझेंगे? पैरेलक्स समझेंगे कि पैरेलक्स होता क्या है। दूसरा क्या समझेंगे? मेथड, पैरेलक्स मेथड है। तो पैरेलक्स मतलब बेसिकली होता क्या है? जब जैसे कि सिंपल सी बात एक ये है कि अगर एक यही पॉइंट है आपका, एक यही पॉइंट है, मान लेते हैं एक पॉइंट बना देते हैं बोर्ड पर में, है ना। अगर इसी पॉइंट को आपको देखना हो, है ना, राइट
सॉरी लेफ्ट आईज से, अगर आपको लेफ्ट आईज से देखना हो राइट आईज को क्लोज करते हुए, बाय क्लोजिंग द राइट आईज, अगर आपको इसको देखना है तो देख लीजिए। फिर उसके बाद बाय क्लोजिंग द लेफ्ट आईज, आपको राइट आईज से इसको देखना है। मतलब अगर दाहिने आंख को बंद करते हुए बाएं आंख से अगर इसको देखते हैं और बाएं आंख को बंद करते हुए दाहिने आंख से इसको देखते हैं, तो आप पाएंगे क्या, आप करके देखिएगा एक बार, आप पाएंगे क्या कि इस पॉइंट का थोड़ा बहुत शिफ्ट हो जाता है। देयर इज शिफ्टिंग ऑफ ऑब्जेक्ट, देयर इज शिफ्टिंग ऑफ ऑब्जेक्ट या शिफ्टिंग ऑफ पॉइंट, अगर आप इसको देखें तो, है ना। कैसे शिफ्ट होगा, जब आप एक आंख से देखेंगे दूसरे आंख को बंद करते हुए, तो एक आंख से देखेंगे दूसरे आंख को बंद करते हुए, फिर दूसरे आंख से देखेंगे पहले आंख को बंद करते हुए, तो देखेंगे क्या, थोड़ा बहुत शिफ्ट नजर आ रहा है। दैट इज बेसिकली पैरेलैक्स। तो पैरेलैक्स मतलब बेसिकली हुआ क्या, शिफ्टिंग ऑफ, इसका मतलब क्या होता है, शिफ्टिंग ऑफ पॉइंट बाय क्लोजिंग वन आई विथ रिस्पेक्ट टू अनदर। तो बेसिकली क्या होता है, बेसिकली ये हमारा पैरेलैक्स कहलाता है। जैसे सिंपल से अगर हम बात करते हैं, इसी मार्कर को बात करते हैं, इसी मार्कर को देखते हैं इस आंख को बंद करते हुए, तो ये इस तरीके से दिख रहा है, लेकिन जब दूसरे आंख से देखने लगेंगे तो ऐसा लगेगा ये मार्कर थोड़ा बहुत ऐसे ऐसे शिफ्ट हो गया है ना। आप पेन करके देखिएगा, पेन सामने रखिएगा, एक आंख से देखिएगा, फिर कुछ देर बाद फिर दूसरे आंख से देखिएगा, तो ऐसा लगेगा ये पेन क्या हो रहा है, ये शिफ्ट हो जा रहा है। तो दिस इज बेसिकली पैरेलैक्स, इसे क्या बोला जाता है, आपका पैरेलैक्स बोला जाता है। अब ये पैरेलैक्स मेथड क्या होता है, तो पैरेलैक्स मेथड एक नियम है, एक मेथड है विच इज यूज्ड टू, जिसको यूज्ड किया जाता है टू मेजर लार्ज डिस्टेंस such as distance of planet, moon, etc. सैटेलाइट का, प्लैनेट का, मतलब जितने टाइप के प्लैनेट हैं हमारे चारों तरफ, उन सब के प्लैनेट का डिस्टेंस नापने में ये क्या होता है, बहुत यूजफुल होता है। पैरेलैक्स मेथड को इसको हम क्या करते हैं, इसको यूज करके हम निकाल लेते हैं। लेकिन ये मेथड है क्या, इसके लिए एक इंपॉर्टेंट बात मैं नोट कर दूं यहां पर कि क्या, कि कितने डिस्टेंस को नाप सकते हैं भाई, जो डिस्टेंस 100 लाइट ईयर से कम हो, उसी डिस्टेंस को इस मेथड से नापा जा सकता है। अब ये मेथड है क्या, बेसिकली उस पर हम बात करते हैं। मान लेते हैं कि ये दो पॉइंट्स हैं, मतलब फर्स्ट आई और सेकंड आई, आपके दो आंख हैं, तो दो आंख के बीच का डिस्टेंस होगा, इन दो आंखों के बीच का डिस्टेंस होगा, इन दो आंखों के बीच का डिस्टेंस होगा, इसी को हम क्या बोलेंगे, बेस। इसकी वैल्यू लिख देते हैं d। और ये दो आईज है, ये फर्स्ट आईज का पोजीशन है और ये सेकंड आईज का पोजीशन है। और अगर आपको क्या करना है, अगर आपको एक पॉइंट P यहां है, इसको देख, तो ये दो पोजीशन है हमारे आईज के, ये फर्स्ट पोजीशन है, ये सेकंड पोजीशन है, ये वो पॉइंट है जिसको आपको देखना है ना। तो हमने क्या बताया, लार्ज डिस्टेंस को नापा जाता है, लार्ज डिस्टेंस का मेजरमेंट किया जाता है। तो लार्ज डिस्टेंस का मेजरमेंट किया जाता है, तो लार्ज डिस्टेंस के लिए क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि अगर जो डिस्टेंस ये होगा वही डिस्टेंस ये होगा और वही डिस्टेंस ये होगा, है ना। क्योंकि अगर डिस्टेंस बहुत दूर है, अगर मैं इस दो पॉइंट्स की चर्चा करता हूं और ये डिस्टेंस बहुत दूर है, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, मतलब जितने भी डिस्टेंस यहां से खींचे जा सकते हैं इस पॉइंट से इस पॉइंट के लिए, ये जो दो पॉइंट्स के बीच में कोई भी पॉइंट लाइन में खींच दूं, सभी डिस्टेंस को हम क्या मान सकते हैं, सेम मान सकते हैं। कब सेम मान सकते हैं, जब ये पॉइंट्स बहुत बहुत दूर हो, लगभग सेम ही होगा, है ना। तो लगभग सभी डिस्टेंसेस क्या होते हैं, सेम होते हैं। अगर लगभग सभी डिस्टेंसेस सेम होते हैं, तो हम ऐसा मानते हैं कि अगर इनके बीच का एंगल बेटा आपका थीटा है और इनके बीच का ये डिस्टेंस आपका, अगर मैं बोलता हूं आर है, अगर ये डिस्टेंस अगर बोल देता हूं कितना है, आर है, तो क्या मैं यहां पे ऐसा बोल सकता हूं, क्या ये आर्क लेंथ की तरह एक्ट कर रहा होगा। क्यों आर्क लेंथ तरह एक्ट कर रहा होगा, क्योंकि किसी सर्कल के किसी एक पार्ट को अगर आप देखें, तो किसी सर्कल के एक पार्ट को देखें, इस पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है ये डिस्टेंस,
ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, सभी डिस्टेंसेस बराबर होते हैं। और अगर सभी डिस्टेंसेस बराबर होते हैं तो एंगल बराबर क्या लिखते हैं, आर्क लेंथ अपॉन में रेडियस। तो ये भी तो रेडियस की तरह ही हो गया, क्योंकि अगर ये पॉइंट बहुत दूर है तो ये सभी डिस्टेंसेस क्या होंगे, सभी डिस्टेंसेस बराबर होंगे, तो ये एंगल बराबर क्या हो जाएगा, आर्क लेंथ की तरह ये एक्ट कर रहा है। और अगर ये आर्क लेंथ की तरह एक्ट कर रहा है तो एंगल थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ कितना हो गया, डी अपॉन में रेडियस आर। रेडियस आर मतलब डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी, है ना, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम द टू पॉइंट, यहां से। तो एवरेज डिस्टेंस लगभग बराबर हो गया, तो ये आर बराबर कितना हो जाता है, डी अपॉन में थीटा। तो इस तरीके से हमने क्या निकाल लिया, इस तरीके से हमने लार्ज डिस्टेंस का मेजरमेंट कर लिया। मेजरमेंट हमने लार्ज डिस्टेंस से कर लिया, आर की वैल्यू आ गई डी अपॉन में थीटा। लेकिन सर ये थीटा कैसे पता चलेगा कि कितना एंगल ये सबस्टेंड कर रहा है, तो एंगल ये कितना सबस्टेंड कर रहा है ये निकालने का एकदम सिंपल सा तरीका है। सिंपल सा तरीका अगर आप समझ पाए तो देखें मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, एकदम सिंपल तरीके से निकल सकता है। कैसे निकलेगा ध्यान से देखिए। तो मान लेते हैं किसी भी प्लैनेट्स के डिस्टेंस को मेजर किया जा रहा है, कितने दूर पे है वो, तो ये मान लेते हैं हमारा प्लैनेट से, और मेजर कहां से करेंगे, अर्थ से ही करेंगे। और अगर अर्थ से कर रहे हैं तो अर्थ के दो पॉइंट से करते हैं, एक यहां से करते हैं और एक यहां करते हैं। मान लेते हैं ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट हमारा क्या है, बी है। अगर इसके डिस्टेंस को मेजर करते हैं तो एक ही टाइम पर दो अलग अलग जगह से क्या किया जाएगा, एक ही टाइम पर दो अलग अलग जगह से इस प्लैनेट्स को देखा जाएगा, इस पॉइंट्स को देखा जाएगा, इस पॉइंट्स को देखा जाएगा। तो ध्यान से अगर आप देखें तो इस पॉइंट्स को अगर देखा जा रहा है, तो इस पॉइंट्स को अगर देखा जा रहा है तो ध्यान से अगर आप देखें तो जिस जगह पे आप खड़े होकर इसको देख रहे हैं तो ये एंगल आप तो निकाल ही सकते हैं, क्योंकि ये ग्राउंड पे एंगल है। और अगर ये ग्राउंड पे पॉइंट है, इस पॉइंट से आप अगर निकाल रहे हैं जो अपना माइक्रोस्कोप जो रखे हुए हैं, माइक्रोस्कोप का एंगल तो निकाल सकते हैं कितने एंगल पे मैं उसको देख रहा हूं, तो ये θ1 पता चल जाता है। इसी तरीके से यहां से ये एंगल पता हो जाता है θ2, जो दूसरा आदमी यहां से देख रहा होगा एट द सेम टाइम। तो θ1 ये है, ये θ2 है, और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये θ1 है तो ये भी θ1 हो जाएगा बेटा, और ये θ2 है तो ये भी θ2 हो जाएगा। तो थीटा की वैल्यू यहाँ से कितनी मिल गई, थीटा बराबर मिल गया आपको θ1 प्लस θ2। मतलब ये आपको नोन रहेगा फ्रॉम द ग्राउंड से आपको ये नोन रहेगा कि जिस पॉइंट को हम नाप रहे हैं, जिस पॉइंट का डिस्टेंस हम नाप रहे हैं, उस पॉइंट पे कितना एंगल सबटेंड करेगा, दो पॉइंट। तो कितना एंगल सबटेंड करेगा, ये एंगल थीटा सबटेंड करेगा। थीटा के वैल्यू θ1 प्लस θ2 आपको नोन है। दूसरी चीज डी भी नोन है। डी क्या है, दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस। वो तो आई के केस में बताया कि आंख से अगर आप देख रहे हैं तो, है ना, लेकिन असलियत में तो ऐसे ही मेजर किया जाएगा। दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस भी हमें डी पता है, मतलब डी नोन है, थीटा नोन है, आर की वैल्यू आ जाएगी। मतलब आर की असलियत वैल्यू कितनी है, आर बराबर आ जाएगा डी अपॉन में θ1 प्लस में θ2। तो इस तरीके से हमने लार्ज डिस्टेंस को क्या कर लिया, मेजर कर लिया। तो दिस इज द मेथड। लेकिन ये मेथड 100 लाइट ईयर के कम डिस्टेंस को ही नापा जा सकता है, उससे ज्यादा डिस्टेंस को हम दूसरे मेथड से नापते हैं, है ना। लेजर मेथड है, एक लेजर मेथड मैंने बताया था, है ना, मून के डिस्टेंस को नापने का तरीका बताया था, है ना, लेजर मेथड हो गया, बहुत से तरीके होते हैं उसको नापने के। तो खैर ये सब चीजें हैं। तो हम अपने चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, जल्दी से इसको इरेज करते हैं, डिलीट करते हैं। तो डिलीट करके हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, है ना। फटाफट से हेडिंग बनाइएगा, या दूसरा चैप्टर भी बोल सकते हैं फटाफट से, डायमेंशनल एनालिसिस, है ना। दूसरा चैप्टर हमारा क्या है, डायमेंशनल एनालिसिस। लेकिन ये हमारे यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स में ही काउंट होता है, एनसीईआरटी में ऐसे ही दिया हुआ है, अदर बुक में इसे एज अ चैप्टर ले लिया गया है। तो फटाफट से हेडिंग क्या पड़ेगा आपका, डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस। क्या है डायमेंशन, है ना, इसको समझते हैं फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो डायमेंशन बेसिकली होता क्या है, डायमेंशन बेसिकली है क्या, जैसे मैं स्पीड की अगर यूनिट की बात करता हूं, फोर्स के अगर यूनिट की बात करता हूं, एक्सेलरेशन के अगर यूनिट की बात करता हूं, यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन,
यूनिट ऑफ फोर्स और यूनिट ऑफ स्पीड, यूनिट ऑफ लेंथ, यूनिट ऑफ मास, यूनिट ऑफ टाइम, इस सब की अगर बात करता हूं तो ध्यान से अगर आप देखें तो सबसे मैं 3 चीज में लिखा हुआ हूं, 3 चीजों के बारे में बात करते हैं। स्पीड का यूनिट क्या होता है आप सभी जानते हैं, मीटर पर सेकेंड। फोर्स का यूनिट क्या होता है किलोग्राम मीटर सेकेंड के पावर -2 पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। आपको भले ही नहीं याद होगा, फोर्स का नहीं याद होगा, एक्सेलरेशन का, लेकिन धीरे धीरे आप लिखते चले जाएंगे, आपको याद हो जाएगा, है ना, घबराने की कोई जरूरत नहीं। तो एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो सेकेंड का पावर -2 हो गया। तो बहुत अच्छे से देखे तो मैं जानबूझ के इसके ऊपर क्या लगा रहा हूं, पावर लगा रहा हूं, किलोग्राम के पावर 1, मीटर के पावर 1, मीटर के पावर 1, है ना। तो जो बेसिकली ये जो पावर आपको दिख रहा है, ये पावर ही क्या है, ये पावर ही आपका डायमेंशन है। इसी पावर को हम क्या बोलते हैं, डायमेंशन बोलते हैं। तो पावर किसके ऊपर पावर है, पावर ये आपके फंडामेंटल यूनिट का पावर, फंडामेंटल यूनिट का पावर जो कहलाता है, देखो ये फंडामेंटल यूनिट है ना, फंडामेंटल यूनिट मीटर, फंडामेंटल यूनिट सेकेंड, किलोग्राम भी फंडामेंटल, ये भी फंडामेंटल, ये भी फंडामेंटल। तो सभी के पावर को क्या बोला जाता है, डायमेंशन। उस फिजिकल क्वांटिटी को बोला जाता है, उस फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए। तो बेसिकली डायमेंशन बेसिकली हुआ क्या, डायमेंशन इज द पावर ऑफ फंडामेंटल यूनिट to express the dimension of physical quantity। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को का डायमेंशन बताने के लिए, का डायमेंशन एक्सप्रेस करने के लिए जो फंडामेंटल यूनिट का जो पावर कहलाता है, उसी पावर को हम क्या बोलते हैं, बेसिकली डायमेंशन बोलते हैं। जैसे हमारे 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं, 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं, तो वो 7 फंडामेंटल जो यूनिट कहलाएगा वो सभी क्या है, वो सभी हमारे उन सभी के पावर को सीधा क्या बोल सकते हो, उन सभी के पावर को आप डायमेंशन बोल सकते हो। मतलब 7 डायमेंशन हमारे पास हो गए, है ना। मीटर के पावर 1 एक डायमेंशन, लेंथ के पावर 1 एक डायमेंशन, टाइम के पावर 1 एक डायमेंशन, है ना। उसके बाद टेम्परेचर के पावर 1 एक डायमेंशन, करंट के पावर 1 एक डायमेंशन, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला के पावर 1 एक डायमेंशन, है ना। तो डैश 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 एक और बचा आपका क्या है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस में क्या हो जाएगा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस में आपका मोल आ जाएगा, मोल के पावर में एक डायमेंशन वो भी बन गया। तो 7 फंडामेंटल यूनिट है, 7 फंडामेंटल यूनिट के जो पावर चढ़ेगा वो हमारा क्या होगा, एक डायमेंशन कहलाया, उसी को बेसिकली डायमेंशन बोला जाता है। तो इस तरीके से अगर स्पीड का डायमेंशन पूछा जाए तो व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ स्पीड, अगर स्पीड का डायमेंशन पूछा जाए तो क्या बोलेंगे कि मीटर के पावर 1 है, सेकंड के पावर -1, लेकिन मीटर क्या है, लेंथ है, और सेकंड क्या है, टाइम है। तो बोलेंगे लेंथ में डायमेंशन 1 है और टाइम में डायमेंशन क्या है, -1 है। यहां पे क्या बोलेंगे, मास में डायमेंशन कितना है, 1 है, लेंथ में डायमेंशन 1 है, टाइम में डायमेंशन -2 का है। यहां पे क्या बोलेंगे, लेंथ का डायमेंशन 1 है, टाइम का डायमेंशन -2 है। तो डायमेंशन इस तरीके से होता है। डायमेंशन बेसिकली क्या होता है, फंडामेंटल यूनिट, फंडामेंटल के यूनिट के पावर को ही बेसिकली क्या बोलते हैं, डायमेंशन। और दूसरी चीज क्या होती है इसी के आगे, डायमेंशनल फॉर्मूला। दूसरी चीज क्या होती है, डायमेंशनल फॉर्मूला। अब ये डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, देखो डायमेंशन अलग चीज होती है, डायमेंशन तो बेसिकली पावर है, और डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, किसी चीज को लिख के दिखाना, फॉर्मूला के रूप में लिख के दिखाना, है ना। तो हमेशा डायमेंशन को कैसे लिखा जाता है, हमेशा डायमेंशन को लिखने के लिए एक क्लोज्ड ब्रैकेट का यूज किया जाता है। तरीका है, अभी आप क्या सीख रहे हैं, आप कैसे फिजिक्स को पढ़ना है, किस तरीके से दिखाना है, वो सब चीजें सिंबॉलिक चीजें पढ़ रहे हैं। तो सिंबॉलिक चीजों में क्या है कि आपको हमेशा डायमेंशन को किसमें दिखाना है, क्लोज्ड ब्रैकेट में दिखाना है ना। तो मास के डायमेंशन को कैसे दिखाना है, मास के डायमेंशन को हमेशा कैपिटल M से दिखाना है ना। ये मीटर नहीं है, ये मास का डायमेंशन है। जैसे मास का डायमेंशन अगर पूछा जाए तो मास के पावर 1। लेंथ के डायमेंशन को हमेशा L से दिखाया जाता है, ये डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ लेंथ, है ना। टाइम को कैसे दिखाया जाता है, टाइम को कैपिटल T से दिखाया जाता है। टेम्परेचर को कैसे दिखाया जाता है, टेम्परेचर को थीटा, बड़े थीटा से दिखा दे या K से दिखा दे, कोई खास बात नहीं है। ये डायमेंशन हो गया। अच्छा,
करंट को कैसे दिखाया जाता है, करंट को ए से लिख के दिखा दीजिए। ए हमारा, ए से लिख के हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया करंट। अच्छा, सीडी कैंडिला और मोल को MOL लिख के दिखाया जाता है, 3 3 6 1 7, है ना, ये हो गया। तो 7 फंडामेंटल क्वांटिटी का यूनिट हो गया। 7 फंडामेंटल क्वांटिटी के यूनिट को भी क्या बोलेंगे, डायमेंशन बोलेंगे। तो सबका डायमेंशन क्या हो गया, 1 हो गया, है ना। मास का डायमेंशन 1 हो गया, लेकिन मास को दिखाएंगे कैसे, मास के डायमेंशनल फॉर्मूला कैपिटल M से दिखाया जाता है। लेंथ के डायमेंशनल फॉर्मूला के L के पावर 1 से दिखाया जाता है। टाइम के डायमेंशनल फॉर्मूला को ऐसे दिखाया जाता है, इसको ऐसे, इसको ऐसे, इसको ऐसे, डैश डैश डैश। तो ये तरीका है ना। तो हमेशा डायमेंशन होता क्या है, डायमेंशन बेसिकली क्या होता है, पावर होता है। डायमेंशनल फार्मूला को हमेशा क्लोज्ड ब्रैकेट में दिखाते हैं, क्लोज्ड ब्रैकेट में दिखाते हैं, और कुछ स्पेसिफिक नोटेशंस होते हैं। मास को कैपिटल M से, लेंथ को L से, है ना। ये यूनिट नहीं है, दोबारा बोल रहा हूं बेटा, यूनिट नहीं है, इसको कभी मीटर मत पढ़ लेना। ये मास है, ये लेंथ है, ये टाइम है, ये टेम्परेचर है, ये एम्पियर है, ये कैंडिला है, ये मोल है ना। अब इस डायमेंशन ऑफ स्पीड की बात करते हैं, है ना। डायमेंशन ऑफ स्पीड की बात करते हैं तो सबसे पहले क्या लिखें, अगर हमें किसी भी क्वांटिटी का अगर हमें डायमेंशन निकालना है तो सबसे पहले आप उसका यूनिट लिखा करें, है। अगर यूनिट लिख लेंगे तो उसका पावर ही क्या कहलाएगा, बेसिकली डायमेंशन कहलाएगा। तो डायमेंशन ऑफ स्पीड, अगर स्पीड के डायमेंशन की अगर हम बात करते हैं तो स्पीड का डायमेंशन क्या होता है बेटा, मीटर पर सेकेंड, आपने पढ़ा है पिछली क्लास में, है ना। तो इसका डायमेंशन क्या होता है, सॉरी, इसका यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड मतलब मीटर क्या है, लेंथ है, और सेकेंड क्या है, टाइम है। तो इसी को सिंपली क्या लिखा जाएगा, L अपॉन में T, है ना। L इज द डायमेंशन ऑफ लेंथ, T इज द डायमेंशन ऑफ टाइम, देन दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, L, T ऊपर चला जाएगा, T के पावर -1, और इसे क्लोज ब्रैकेट में बंद कर देंगे, है ना। तो इसे क्लोज ब्रैकेट में जैसे ही बंद कर दिया तो ये क्या बन गया हमारा, ये बन गया डायमेंशनल फॉर्मूला। तो और डायमेंशन क्या हुआ, डायमेंशन बेसिकली हुआ आपका L के पावर 1, T के पावर -1। तो डायमेंशन अगर पूछा जाए तो डायमेंशन बेसिकली पावर ही होता है। और इसे कैसे बोलेंगे कि द डायमेंशन ऑफ स्पीड इज 1 इन लेंथ एंड -1 इन टाइम। बट इसका डायमेंशनल फॉर्मूला अगर आपसे पूछा जाए तो डायमेंशनल फॉर्मूला आपको क्लोज ब्रैकेट में लिख के दिखाया जाएगा। तो ये दोनों में अंतर होता है। डायमेंशनल फॉर्मूला अलग चीज है, उसे लिख के दिखाया जाता है, और डायमेंशन क्या होता है, बेसिकली पावर होता है, जो पावर आपको दिख रहा है ना। तो कभी कभी इसको ऐसे भी लिखा जाता है, कैसे लिखा जाता है बताओ, स्पीड में मास तो नहीं है क्योंकि केजी पे डिपेंड ही नहीं कर रहा। अगर ये मास पे डिपेंड नहीं कर रहा है स्पीड, तो इसका मतलब मास का कोई डायमेंशन नहीं होगा। और अगर मास का कोई डायमेंशन नहीं होगा तो किताबों में ऐसे M के पावर 0 भी लिख देते हैं कि मास का कोई डायमेंशन नहीं, M के पावर 0 मतलब इसका 1 ही हो जाना है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही हो जाना है। तो L के पावर 1, T के पावर -2, ऐसे भी किसी दिन लिख दो तो कोई बुराई नहीं है, -2 -1 होगा, है ना। सिमिलरली देखते रहे, और मैं डायमेंशन निकाल रहा हूं। डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन की अगर हम बात करते हैं, डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन की अगर हम बात करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मीटर मतलब लेंथ है तो इसको लिखेंगे L, सेकंड मतलब टाइम है, टाइम के पावर कितना हो जाएगा 2, ये ऊपर चला जाएगा, कितना बन जाएगा LT -2। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन। लेकिन अगर किसी दिन ऐसे अगर लिखा हुआ मिले तो कभी चिंता करने की बात नहीं है, ये भी सही है ना। मतलब जो डायमेंशन नहीं है, मास का डायमेंशन नहीं है, तो मास के पावर कितना लगा दिया 0, है ना। तो ऐसे दिखने में थोड़ा सा अच्छा लगता है, नहीं तो ये भी सही है, गलत नहीं था आपका, है ना। तो ये चीजें होती है। अच्छा, एक चीज होता है डायमेंशनल इक्वेशन। एक चीज क्या होता है, डायमेंशनल इक्वेशन, विमीय समीकरण, डायमेंशनल इक्वेशन। अब ये डायमेंशनल इक्वेशन क्या होता है, जैसे मैंने स्पीड का मैंने डायमेंशनल फॉर्मूला लिखा, तो स्पीड का अगर डायमेंशनल फॉर्मूला लिखा तो इसको बताने के लिए कॉपी में कैसे लिखेंगे, इसको कॉपी में ऐसे लिखेंगे कि v स्पीड को v से दिखाते हैं, v का डायमेंशन मतलब क्लोज ब्रैकेट लगा दिया इज इक्वल टू m के पावर 0, l के पावर 1, t के पावर -2। दिस इज द डायमेंशनल इक्वेशन, है ना। तीन चीज होती हैं, एक होता है डायमेंशन बेसिकली पावर, एक होता है फॉर्मूला, है ना। तो एक होता है फॉर्मूला, ये बेसिकली क्लोज ब्रैकेट में उसके डायमेंशन के पावर को कैसे दिखाया जा रहा है। एक होता है इक्वेशन, तो जिस चीज का, जिस फिजिकल क्वांटिटी का हम अगर डायमेंशनल फॉर्मूला लिख रहे हैं, अगर उसको भी बराबर करके लिख देते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, डायमेंशनल
इक्वेशन जानते हैं ना, बराबर करके जीरो दिखा दे, जैसे ax स्क्वायर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, जो लिखते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, वही चीज है यहाँ पर, है ना। तो डायमेंशनल फॉर्मूला अलग रखिएगा, डायमेंशनल इक्वेशन अलग रखिएगा, डायमेंशन अलग रखिएगा। अब जैसे एक्सेलरेशन का डायमेंशनल इक्वेशन लिखना हो तो एक्सेलरेशन का डायमेंशन ए से दिखाते हैं इसको, इज इक्वल टू कितना कहलाएगा, ये कहलाएगा भाई साहब, ये -1 है, सॉरी बार बार -2 लिख रहा हूं, ये नीचे होगा, कितना हो जाएगा ये m के पावर 0, l के पावर 1, t के पावर कितना हो जाएगा -2। क्लियर है। इसी तरीके से कुछ सीख लेते हैं और भी कुछ चीजों का हम डायमेंशन निकाल लेते हैं। जैसे मैंने बोला डायमेंशन ऑफ फोर्स का डायमेंशन निकालना है, तो फोर्स का सबसे पहले क्या लिखें, यूनिट लिखें, फोर्स का यूनिट लिखें, फोर्स का यूनिट ऑफ फोर्स का यूनिट अगर आप लिख रहे हैं तो क्या होता है 1 न्यूटन, ये तो एसआई यूनिट में हो गया 1 न्यूटन, लेकिन इसी को क्या लिखते हैं, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये भी बताया था, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ध्यान से अगर तुम देखो तो फोर्स का यूनिट किस पे डिपेंड करेगा, मास पे भी डिपेंड कर रहा है, लेंथ पे भी डिपेंड कर रहा है और टाइम पे भी डिपेंड कर रहा है ना। तो अगर इस पे डिपेंड कर रहा है तो ध्यान से अगर आप देखें तो अगर इसका आपको क्या लिखना है, डायमेंशन लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, यूनिट ऑफ फोर्स तो ये हो गया, तो डायमेंशन ऑफ फोर्स इज इक्वल टू किलोग्राम, मतलब मास है, मास के पावर 1, मीटर लेंथ है, लेंथ के पावर 1, सेकेंड मतलब टाइम है, टाइम के पावर 2, इसी को ऊपर कर दो, दिस इज इक्वल टू कितना हो गया, m के पावर 1, l के पावर 1, t के पावर कितना हो गया बेटा आपका -2। तो दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला। लेकिन व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ फोर्स, द डायमेंशन ऑफ फोर्स इज 1 इन मास, 1 इन लेंथ, -2 इन टाइम। समझ में आ रही बात, दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला एंड द डायमेंशन इज 1 1 -2 इन मास, इन लेंथ, इन टाइम, इज और नॉट। अब आपसे पूछा जाए डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ फोर्स, इक्वेशन अगर पूछा जाएगा तो क्या लिखेंगे, इक्वेशन लिखा जाएगा तो कैपिटल F मतलब फोर्स का डायमेंशन, क्लोज ब्रैकेट लगा दिया, फोर्स का डायमेंशन इज इक्वल टू mlt -2, अंडरस्टूड है, पावर 1 है वो, है ना। तो ये फोर्स का आ गया। इसी तरीके से मोमेंटम का भी निकाल सकते हैं, किसका निकाल सकते हैं, मोमेंटम का। अब अगर मोमेंटम का आपसे पूछा जाए कि मोमेंटम का यूनिट क्या होगा, यूनिट ऑफ मोमेंटम, तो यूनिट ऑफ मोमेंटम का अगर यूनिट बोला जाए तो इसका क्या लिखेंगे, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, m इंटू वी होता है ना। तो यूनिट अगर मोमेंटम निकालेंगे तो इट इज इक्वल टू यूनिट ऑफ मास इंटू में यूनिट ऑफ वेलोसिटी, मास का किलोग्राम और वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड। लेकिन डायमेंशन जब लिखने लगेंगे, डायमेंशन ऑफ मोमेंटम, तो डायमेंशन ऑफ मोमेंटम के लिए क्या करेंगे, डायमेंशन ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू मास है, मास m, लेंथ है l और टाइम है t, दिस इज इक्वल टू कितना, mlt माइनस में 1। तो ये क्या बन गया, ये बन गया आपका डायमेंशनल फॉर्मूला बन गया। लेकिन डायमेंशनल इक्वेशन लिखेंगे तो मोमेंटम को स्मॉल p से दिखाया जाता है, ऑल ऑफ यू नो, है ना। तो p इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, mlt -1, mlt -1, इज और नॉट, है ना। ओके समझ आ रही बात मैं क्या बोल रहा हूं, है ना। तो ऐसे निकाला जाता है, ऐसे चीजों को निकाला जाता है, डायमेंशन निकाला जाता है। अब जैसे एरिया की बात करते हैं, अगर एरिया का डायमेंशन निकाला जाएगा तो एरिया का यूनिट क्या होता है, एरिया का यूनिट होता है, एरिया इज इक्वल टू बेसिकली होता क्या है, एरिया इज इक्वल टू होता है लेंथ इनटू में ब्रेड्थ। तो ब्रेड्थ भी क्या है हमारा, ब्रेड्थ भी लंबाई है, लेंथ भी क्या है, ये भी लंबाई है, ये भी मीटर में आएगा, ये भी मीटर में आएगा। अगर इसके यूनिट की बात करेंगे तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन जब डायमेंशन की बात करेंगे तो दोनों लेंथ था, दोनों क्या था, लेंथ का। तो डायमेंशन ऑफ एरिया इज इक्वल टू L इंटू में L इज इक्वल टू L के पावर 2। मतलब इसमें मास नहीं है, इसमें टाइम भी नहीं है। तो इसके कैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, m0 L2 t के पावर 0। टाइम इसमें क्या था, नहीं था। इसी तरीके से बेटा वॉल्यूम की भी बात कर सकते हैं आप।
अगर वॉल्यूम की बात करेंगे तो उसमें क्या होता है, लेंथ इनटू विड्थ इनटू हाइट, है ना। तो ये भी लेंथ हो गया हमारा, ये भी लेंथ है और ये भी लेंथ है। लेकिन अगर इसके यूनिट की बात करेंगे तो कितना आ जाएगा, मीटर का क्यूब, क्योंकि ये भी मीटर, ये भी मीटर, ये भी मीटर, मीटर का क्यूब होगा एसआई यूनिट में, है ना। सीजीएस में सेंटीमीटर का क्यूब होगा। तो इस टाइप से। अब अगर आप ध्यान से देखें, इसका डायमेंशन लिखना चाहते हैं तो डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम की अगर हम बात करेंगे तो डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होगा, ये एल होगा, इसका डायमेंशन कितना होगा, ये एल होगा, इनटू में क्लोज ब्रैकेट में फिर एल होगा, क्योंकि इसका भी डायमेंशन एल, इसका भी डायमेंशन क्या होगा, एल होगा, इज इक्वल टू एल के पावर कितना हो गया, 3। मतलब इसमें लेंथ कितनी बार इन्वॉल्व है, कितनी बार इन्वॉल्व है, 3 बार इन्वॉल्व है, बेसिकली ये बता रहा है। तो इसका मतलब डायमेंशन बेसिकली हमें क्या बताता है, डायमेंशन बेसिकली हमें ये बता रहा होता है कि वो चीज जिसकी हम डायमेंशन की बात कर रहे हैं वो कितनी बार इन्वॉल्व है, कितनी बार उसके अंदर शामिल है, सम्मिलित है, उसकी बात करता है ना। तो इसका मतलब ध्यान से अगर तुम देखो, इसको दूसरे वर्ड में भी ऐसे बोला सकता है कि m के पावर 0, l के पावर 3, t के पावर 0। समझ में आ रहा होगा आई होप आपको कि ये बेसिकली में डायमेंशन है क्या, है ना। आर यू विद मी, डायमेंशन समझ में आ रहा होगा, ठीक। तो अब हम कुछ और चीजों की बात करते हैं। और भी कुछ चीजों की बात करते हैं, जैसे और भी कुछ चीजों का डायमेंशन निकालो प्रेशर का डायमेंशन, डायमेंशन ऑफ प्रेशर, डायमेंशन ऑफ किसका, प्रेशर। अच्छा, अब डायमेंशन निकालने के लिए आपको फॉर्मूला भी तो पता होना चाहिए, क्योंकि फॉर्मूला पता रहेगा तब आपको यूनिट पता रहेगा, और अगर यूनिट पता रहेगा तो आप फटाक से उसका डायमेंशन लिख सकते हैं, है ना। तो कुछ चीजों का हमें डायमेंशन पता होना चाहिए, तो ऐसे धीरे धीरे हमें याद हो जाएगा डायमेंशन, है ना। परेशान होने वाली कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप रोज क्या करें, रोज 10 डायमेंशन रोज देखें, 2-3 दिन में याद हो जाएगा। इस तरीके से फिर अगले दिन, फिर अगले 3 दिन तक दूसरे 10 डायमेंशन देखे, वो भी याद हो जाएगा। मतलब धीरे धीरे चीजें होती हैं। एक बैग आपको पूरे डायमेंशन नहीं याद होंगे, हमें तो पूरे याद है ना। और जो भी कुछ ऐसे भी रह जाते हैं जो हमें याद नहीं रहते हैं, तो उसको मैं फॉर्मूला से निकालता हूं। तो यहाँ पे देखिए मैं कैसे प्रेशर का, अगर प्रेशर का मैं डायमेंशन निकालू, डायमेंशनल फॉर्मूला निकालूंगा, है ना। तो इसका मुझे डायमेंशन नहीं पता, लेकिन इसका हमें फॉर्मूला पता है। नहीं भी पता तो मैं बता रहा हूं, है ना। वो आगे जाके आपको प्रेशर को पढ़ना ही है। तो प्रेशर P इज इक्वल टू क्या होगा, P इज इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन में एरिया। प्रेशर बराबर कितना होता है, फोर्स अपॉन में एरिया। अगर प्रेशर बराबर फोर्स अपॉन में एरिया होता है तो इसका मतलब अगर मैं यूनिट की बात करूंगा प्रेशर के अगर मैं यूनिट की बात करूं तो यूनिट ऑफ द फोर्स अपॉन में यूनिट ऑफ द एरिया इज बेसिकली यूनिट ऑफ द प्रेशर। तो यूनिट ऑफ द फोर्स कितना होता है, न्यूटन, और ये क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बेसिकली क्या बना, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज बेसिकली यूनिट ऑफ द फोर्स। लेकिन हम इसका डायमेंशन निकालना चाहते हैं तो न्यूटन की जगह पे किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर रख दो, या फिर न्यूटन का डायरेक्ट डायमेंशन लिख दो, है ना। तो ऐसे लिखूंगा, देखो, डायमेंशन ऑफ प्रेशर इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ फोर्स अपॉन में डायमेंशन ऑफ एरिया। आर यू विद मी, इज और नॉट। तो डायमेंशन ऑफ प्रेशर इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ फोर्स अपॉन में डायमेंशन ऑफ एरिया। ये क्लोज ब्रैकेट क्या बता रहा है, ये चीज बता रहा है। अब अगर आपको डायरेक्ट, अगर एरिया का डायमेंशन डायरेक्ट लिख सकते हैं तो डायरेक्ट लिख दीजिए, फोर्स का लिख सकते हैं डायरेक्ट लिख दीजिए, तो आंसर आ जाएगा। तो डायमेंशन ऑफ फोर्स इज इक्वल टू कितना, डायमेंशन ऑफ फोर्स इज इक्वल टू कितना, MLT-2, इज और नॉट, है ना। तो ये क्या हो गया, ये डायमेंशन ऑफ फोर्स हो गया। और डायमेंशन ऑफ एरिया कितना हो जाएगा, L के पावर 2। अब अगर आप ध्यान से देखें, ये एक L कट गया, एक L नीचे बजा तो ऊपर चला गया, देन दिस इज इक्वल टू कितना बन गया, ML पावर -2 T पावर -2। तो दिस इज द डायमेंशन ऑफ किसका, डायमेंशन ऑफ प्रेशर। तो व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ प्रेशर, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ प्रेशर, 1 in mass, -1 in length and -2 in time। एंड डायमेंशनल फॉर्मूला m के पावर 1, L के पावर -1, T के पावर -2।
और डायमेंशनल इक्वेशन क्या बना, डायमेंशनल इक्वेशन की अगर बात करेंगे प्रेशर की, तो डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ प्रेशर इज इक्वल टू कितना, एम एल माइनस 1 टी माइनस 2 और ये क्लोज ब्रैकेट। तो भाई साहब ये प्रेशर की बात हो गई। इसी तरीके से बहुत सी क्वांटिटीज हैं, सभी क्वांटिटीज का निकाला जाता है। आपकी बुक में 100-200 क्वांटिटीज का निकाल दिया होगा, है ना। उसको देख के घबराइएगा नहीं, अरे सर ये कैसे याद होगा, है ना। वो आपको सिर्फ दिखाने के लिए है कैसे निकलता है। उसके पहले आपको फॉर्मूला भी दिया होगा, है ना। तो फॉर्मूला वो आपको, जाहिर सी बात है वो फॉर्मूला आपको याद नहीं होगा, है ना, लेकिन वो धीरे धीरे याद हो जाएगा। जब चैप्टर वाइज पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। इसलिए बहुत छोटा चैप्टर होता है, उतना ज्यादा ये पढ़ाया भी नहीं जाता डायमेंशन। क्यों? क्योंकि आपको फॉर्मूले पते नहीं होते और वो फॉर्मूले सब अलग अलग चैप्टर्स में है ना। तो इसीलिए क्या करते हैं, हमारा काम होगा, हमारा 2 काम होगा। क्या करना, जब भी हम कोई भी अलग अलग चैप्टर में जब भी हम कोई भी नई चीज पढ़ेंगे तो हमेशा उसका 2 चीज निकालेंगे, एक यूनिट निकालेंगे उसका और एक डायमेंशन निकालेंगे। ये हमारा धर्म होगा, धर्म सिद्ध अधिकार होगा, क्योंकि हमें अभी तो फॉर्मूला पता नहीं है। और अगर फॉर्मूला पता नहीं है तो हम उसका डायमेंशन और यूनिट नहीं बता सकते, क्योंकि कुछ ही फॉर्मूले, क्योंकि हम 9th और 10th पढ़ के आ रहे हैं तो कुछ ही फॉर्मूले हमें पता है। और अगर कुछ ही फॉर्मूले पता है तो उसका डायमेंशन और यूनिट निकालना बहुत पॉसिबिलिटी की बात नहीं है, क्योंकि फॉर्मूला ही नहीं पता। इसलिए हम हर चैप्टर में क्या करेंगे, हर अलग अलग क्वांटिटीज का हम उसका डायमेंशन और यूनिट डिफाइंड करेंगे। खैर आगे कुछ एक आध 2 और बता देता हूं। ये इसका हो गया, वो उसका हो गया, ऐसे 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 ऐसे। पावर की बात करते हैं, वो देख लेते हैं। पावर की बात करते हैं, डायमेंशन ऑफ पावर। पावर थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, क्या होता है, वर्क डन अपॉन में क्या होता है बेटा, टाइम, है ना। लेकिन वर्क डन का नहीं पता तो वर्क डन भी देख लो, वर्क का डायमेंशन भी देख लेते हैं अभी, एनर्जी बेसिकली, है ना। तो वर्क का भी डायमेंशन अगर हम देख लेते हैं तो यहां पे वर्क का भी डायमेंशन आ जाएगा। वर्क बेसिकली होता क्या, एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, सभी का डायमेंशन सेम आएगा। तो मैं वर्क का पहले दिखा रहा हूं, फिर काइनेटिक एनर्जी का भी देख लेंगे, फिर पोटेंशियल एनर्जी का भी देख लेंगे। तो वर्क अगर आप देखें तो आपने सुना होगा या सीधा सीधा पढ़ा होगा, फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट, F इंटू एस, है ना। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, अगर वर्क का मुझे डायमेंशन निकालना है तो फोर्स का मुझे पता होना चाहिए और डिस्प्लेसमेंट का हमें पता होना चाहिए। तो डायमेंशन ऑफ वर्क इज बेसिकली इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ फोर्स इनटू में डायमेंशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। लेकिन अभी अभी हम फोर्स का पढ़ते चले आ रहे हैं। देखो बेटा, फोर्स इसी वीडियो में तुमको याद हो जाएगा कि फोर्स का डायमेंशन होगा क्या। मैं बार बार लिख दे रहा हूं, देखो फोर्स का डायमेंशन होगा MLT माइनस में 2, MLT माइनस में 2। और डिस्प्लेसमेंट मतलब लेंथ है, इसका डायमेंशन कितना हो जाएगा, L लेंथ है। देन दिस इज इक्वल टू कितना, ML2T माइनस में 2। तो व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ वर्क, डायमेंशन ऑफ वर्क इज बेसिकली ML2T माइनस 2, ठीक है। और आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा, वर्क से ही काइनेटिक एनर्जी आती है और वर्क से ही क्या आती है, पोटेंशियल एनर्जी आती है। और सबकी यूनिट एक ही होती है, जूल। इसकी यूनिट क्या होती है, जूल। वर्क का एनर्जी एसआई यूनिट क्या है, जूल, है ना। तो इसका अगर एसआई यूनिट जूल है तो काइनेटिक एनर्जी का भी जूल होता है, पोटेंशियल एनर्जी का भी जूल होता है। इसका मतलब तीनों का डायमेंशन क्या होगा, सेम होगा। मैं दिखा देता हूं, और आ जाओ देख लो। काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी भी बेटा इसी से, वर्क से ही आता है। अभी आगे जब चैप्टर है वर्क पावर एनर्जी, आपको पढ़ाऊंगा तो अच्छे से आपको समझ में आएगा। अच्छा, ये वर्क से ही सभी आते हैं, जितने भी टाइप के एनर्जी होते हैं वो वर्क से ही आ जाते हैं। अगर आप देखें तो काइनेटिक एनर्जी बेसिकली है क्या, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ ऑफ m इंटू वी स्क्वायर। ये पढ़ा होगा आपने, हाफ mv स्क्वायर। आप बताओ हाफ क्या है, नंबर है। हाफ अगर नंबर है ना तो इसका यूनिट होगा ना तो इसका डायमेंशन होगा, है ना। तो ये हाफ नंबर है तो उसको हटाओ। तो डायमेंशन ऑफ क्या लिखेंगे, मास लिखेंगे, इंटू में डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी का स्क्वायर लिख देंगे। ये काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन हो गया। तो काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन अगर निकालना है तो हाफ हटा दिया, क्योंकि उसका कोई डायमेंशन नहीं होगा। मास का डायमेंशन होगा, वेलोसिटी का होगा, लेकिन स्क्वायर है तो इसलिए स्क्वायर लगाया हूं। ध्यान से अगर आप देखें मास का डायमेंशन की अगर बात करूं तो मास है तो मास को क्या लिखूंगा, कैपिटल M, इंटू में वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड, कितना हो जाएगा, LT के पावर -1, और ये होल स्क्वायर पहले जो था। ध्यान से अगर आप देखें तो कितना बन गया, ये M बन गया, और जब ये होल स्क्वायर किया तो ये कितना बन गया, ये बन गया आपका L के पावर 2, T के पावर -2, एंड दिस इज इक्वल टू कितना बना, ML2, T के पावर कितना बन गया, -2 बन गया। दिस इज द डायमेंशनल इक्वेशन या डायमेंशन ऑफ द काइनेटिक एनर्जी।
फिर उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी की बात करो। अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी की बात करूं तो पोटेंशियल एनर्जी भी आप जान रहे हैं कितना होता है, mgh, यही ना होता है mgh। तो पोटेंशियल एनर्जी का अगर मैं डायमेंशन आपसे पूछूं तो पोटेंशियल एनर्जी का डायमेंशन इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ मास, डायमेंशन ऑफ g, डायमेंशन ऑफ h। h क्या है, हाइट है, g क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। तो ये भी तो एक्सेलरेशन ही है, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन का डायमेंशन ये होगा, क्योंकि g क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसका यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन का यहाँ पे डायमेंशन ये होगा, और ये क्या होगा, मास का डायमेंशन, ये क्या होगा, लेंथ का डायमेंशन, क्योंकि हाइट है। तो ध्यान से अगर आप देखें तो मास के डायमेंशन को तो सीधा इधर क्या लिख दो, कैपिटल में m, और लेंथ के डायमेंशन को क्या लिख दो, l के पावर माइनस में 2 g, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड और इसका मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये भी लेंथ है, तो ये क्या हो गया, l। ध्यान से देखो 2 बार l आ गया, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, m l 2t माइनस 2। देखो मैं बोल रहा था ना, तीनों का डायमेंशन सेम आएगा तो आएगा, क्योंकि है तो आधा तो वर्क से ही है तीनों ही एनर्जी। अगर एनर्जी है तो हर टाइप की एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है, सेम, है ना। एसआई यूनिट में ऐसे जैसे बताया था, एसआई यूनिट में हर टाइप की एनर्जी का आपका हर टाइप की एनर्जी का यूनिट क्या होता है, जूल होता है, उसी टाइप से ये बेसिकली, है ना। जल्दी से नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, तो अब पावर के डायमेंशन की बात करते हैं। तो पावर का पहले, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, हमारा जन्म से अधिकार है, पावर का यूनिट निकालेंगे। आपने सुना होगा वॉट, वॉट क्या होता है, पावर का यूनिट होता है। अगर पावर का यूनिट क्या होता है, वॉट होता है, तो पावर का यूनिट पहले निकाल लेते हैं, है ना। तो ध्यान से अगर तुम देखो तो यहां पे वर्कडन, वर्कडन को किसमें लिखते हैं, जूल में लिखते हैं, और अपॉन में कितना हो जाता है, ये सेकंड में। तो वर्कडन को जूल में लिखते हैं, अपॉन में कितना हो जाता है, सेकंड में हो जाता है। तो जूल पर सेकंड, तो इसका मतलब 1 जूल पर सेकंड बराबर कितना हो जाता है, 1 जूल पर सेकंड इज बेसिकली 1 वॉट। तो 1 वॉट का मतलब क्या होता है, 1 जूल पर सेकंड। लेकिन वॉट क्या है, वॉट एसआई यूनिट में पावर है, पावर का यूनिट है ना। लेकिन यूनिट की बात नहीं कर रहे हैं। तो इसका मतलब देखो, मैं धीरे धीरे आपको यूनिट का भी आइडिया देते चला जा रहा हूं कि इसका यूनिट ये होगा, उसका यूनिट ये होगा। तो एसआई यूनिट हमारे पावर का वॉट होगा, और 1 जूल पर सेकंड को ही हम वॉट बोलते हैं। अच्छा, हमें पावर का क्या निकालना है, डायमेंशन। अगर पावर का डायमेंशन निकालना है तो सबसे पहले ऐसे लिख लो, P बराबर W/T। तो डायमेंशन ऑफ पावर इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ वर्क डन अपॉन में डायमेंशन ऑफ टाइम। वर्क डन बस बेसिकली एनर्जी है, और अगर एनर्जी है तो इसको क्या लिखेंगे, अभी भी पढ़ के आ रहा हूं मैं, ml2t माइनस 2 अपॉन में t। तो बेटा इसका मतलब ये कि क्या सर हमें एक का डायमेंशन निकालने के लिए दूसरे का डायमेंशन याद होना चाहिए। हाँ, ऑब्वियसली आपको दूसरे का डायमेंशन याद होना चाहिए, क्योंकि डायमेंशन तो आप फॉर्मूले से ही निकाल रहे हैं ना बेटा। और अगर डायमेंशन अगर फॉर्मूले से ही निकाल रहे हैं, फॉर्मूले याद रहेंगे तभी निकाल पाएंगे। तो फॉर्मूले में जो जो क्वांटिटी यूज हो रही है उस क्वांटिटी का आपको डायमेंशन याद होना चाहिए। नहीं तो सबसे पहले आप पहले अलग से वर्कडन निकालेंगे, जैसे मैं वर्कडन का पहले निकाला, उसके बाद वर्कडन का उठा के यहां रखेंगे, उसके बाद यूज करेंगे। मतलब विच मेक सेंस कि आप कैसे कर रहे हैं, इज और नॉट। तो खैर टाइम ऊपर चला जाएगा, टाइम ऊपर चला जाएगा तो -3 हो जाएगा। देन दिस इज इक्वल टू कितना, ml2t माइनस में कितना हो गया, 3। दिस इज द डायमेंशन ऑफ पावर। तो ये पावर का डायमेंशन आपका हो गया, ठीक है। और आपने क्या पढ़ा है, और क्या पढ़ा है आपने पढ़ा होगा चार्ज, है ना। चार्ज का यूनिट बताओ बेटा, चार्ज का एसआई यूनिट होता है कूलम, जिसे सी से दिखाते हैं। याद आया सर, अभी भी ताजा ताजा पढ़ के आ रहे। चार्ज का यूनिट क्या होता है हमारा, कूलम, जिसे हम किससे दिखाते हैं, सी से। अच्छा, अगर चार्ज का यूनिट होता है कूलम, तो इसका हमें डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है। तो डायमेंशनल फॉर्मूला देखो, पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए। चार्ज Q बराबर I इंटू टी होता है ना, करंट बराबर चार्ज अपॉन में टाइम, है ना। एवरेज करंट बराबर टोटल चार्ज अपॉन में टोटल टाइम। तो Q बराबर कितना हो जाएगा, Q बराबर I इंटू टी, क्योंकि I बराबर होता है कितना, Q बाई में T। तो टाइम को मल्टीप्लाई कर दो, Q आ गया। अब अगर फॉर्मूला आपको दिख रहा है तो आपको समझ में भी आ जाएगा कि इसका डायमेंशन क्या आएगा। डायमेंशन ऑफ चार्ज इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ करेंट इंटू में डायमेंशन ऑफ टाइम।
और करंट एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो फंडामेंटल क्वांटिटी है तो अभी मैंने दिखाया था शुरुआत में, फंडामेंटल क्वांटिटी को ही क्या बोलते हैं, उसी से बना दिया जाता है डायमेंशन। और करंट के डायमेंशन को ए से दिखाते हैं। तो ये हो गया ए, ये हो गया टाइम, तो ए इंटू टी, दिस इज द डायमेंशन ऑफ चार्ज, है ना। और सोचो किसका किसका बना सकते हैं, सबका बना सकते हैं। फिजिक्स में जितने फिजिकल क्वांटिटी सबका डायमेंशन आ सकता है, बशर्ते आपको फॉर्मूला याद हो। नहीं याद होगा तो बाद में याद हो जाएगा। इतनी चिंता करने वाली कौन सी खास बात है ना। इतनी चिंता करने की कोई बात नहीं है। अच्छा, ये चीजें हो गई, छोटी छोटी चीजें थी। चार्ज का हो गया, इसका हो गया, उसका हो गया। अब बता दो एंगल का, बता दो बेटा, एंगल का डायमेंशन बताओ। सोचो जल्दी जल्दी सोचो। एंगल का डायमेंशन क्या होने वाला है, क्या बनने वाला है एंगल का डायमेंशन? एंगल का डायमेंशन क्या बनने वाला है? तो एंगल थीटा बराबर आर्क लेंथ एल अपॉन में रेडियस आर, है ना। जैसे ये कोई एंगल सबटेंड कर रहा है, ये थीटा, तो आर्क लेंथ अगर एल है और रेडियस अगर आर है तो ऐसे तो लिखेंगे थीटा बराबर एल अपॉन में आर, है ना। थीटा की यूनिट बताओ, रेडियन। मतलब एंगल का यूनिट होता है, एंगल का क्या होता है, यूनिट होता है। एंगल का क्या होता है, यूनिट होता है। लेकिन क्या एंगल का डायमेंशन होता है क्या? चेक कर लेते हैं। एंगल का यूनिट तो होता है, लेकिन क्या एंगल का डायमेंशन होता है क्या? और चेक कर लेते हैं। तो ध्यान से अगर आप देखें, लेंथ, ये भी लेंथ है, और ये रेडियस, ये भी लेंथ है, क्योंकि ये भी मीटर में आएगा, ये भी मीटर में आएगा। मीटर मीटर कट गए, या लेंथ है तो ऐसे बोलेंगे डायमेंशन ऑफ थीटा, डायमेंशन ऑफ इसका, तो इसे क्या लिखेंगे, सीधा एल अपॉन में एल, कट गया, है ना। कट गया, इसका मतलब नो डायमेंशन। मास तो था ही नहीं, टाइम तो था ही नहीं, लेंथ अगर था तो वो कट गया, इसका मतलब लेंथ भी कट गया, इसका मतलब कोई डायमेंशन नहीं बचा। अगर कोई डायमेंशन नहीं बचा, देन दिस इज इक्वल टू कितना, m के पावर 0, l के पावर 0, t के पावर 0। तो इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे कि एंगल क्या होता है, एंगल एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी होता है, जिसका कोई डायमेंशन नहीं होता। डायमेंशन लेस क्वांटिटी, डायमेंशन लेस क्वांटिटी, इसका कोई डायमेंशन नहीं है। नो डायमेंशन, नो डायमेंशन तो मास में कोई डायमेंशन नहीं, लेंथ में भी कोई डायमेंशन नहीं, टाइम में भी कोई डायमेंशन, तो ऐसे लिख सकते हैं m के पावर 0, l के पावर 0 और t के पावर 0। तो एंगल एक ऐसा क्वांटिटी होता है जिसका यूनिट तो होता है, लेकिन इसका डायमेंशन नहीं होता। अच्छा, साइन थीटा बता दो बेटा, साइन थीटा, जल्दी से साइन थीटा बताए क्या, साइन थीटा का क्या डायमेंशन होगा, क्या साइन थीटा का डायमेंशन होगा क्या? नो डायमेंशन, इसका भी कोई डायमेंशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, यही ना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस की हाइपोटेनस, है ना, हाइपो होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपो, तो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपो। तो ध्यान से अगर आप देखें तो हाइपो भी क्या होगा आपका, हाइपो भी आपका लेंथ है, परपेंडिकुलर भी आपका लेंथ है, दोनों ऊपर भी लेंथ है, नीचे भी लेंथ है, लेंथ से लेंथ कट हो गया। अगर लेंथ से लेंथ कट हो गया तो साइन थीटा का कोई डायमेंशन नहीं बना। डायमेंशन ऑफ साइन थीटा इज m के पावर 0, l के पावर 0, t के पावर 0, मीन्स इट हैज नो डायमेंशन, इट हैज नो डायमेंशन। अच्छा, इसका यूनिट होगा क्या, साइन थीटा का? इसका कोई यूनिट नहीं होगा, एंड नो यूनिट ऑल्सो, नो यूनिट ऑल्सो। तो इसका डायमेंशन भी नहीं है, इसका यूनिट भी नहीं है, किसका, साइन थीटा का, है ना। इनफैक्ट कॉस थीटा का भी नहीं होगा, टेन थीटा का भी नहीं होगा, क्योंकि ये सभी क्या है, रेशियो है किसके, लेंथ के, लेंथ के रेशियो है। तो लेंथ से लेंथ कट जाएगा, तो जितने भी हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, उन सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का कोई भी डायमेंशन नहीं होता है, साथ ही साथ उनका कोई भी यूनिट नहीं होता है। लेकिन
एंगल, ये जो एंगल है, एंगल का यूनिट तो होता है जिसे हम रेडियन बोलते हैं, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी है ना ये, इसका यूनिट तो होता है जिसे हम रेडियन बोलते हैं, लेकिन इसका कोई डायमेंशन नहीं होता, इसका कोई डायमेंशन नहीं होता। अच्छा चलो, ये बातें समझ गए तो अब खटाक से एक हेडिंग डालेंगे, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन। क्या डालेंगे? एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन। डायमेंशन का क्या क्या एप्लीकेशन है, कहां कहां यूज कर सकते हैं भाई, है ना? तो इसके 3 एप्लीकेशन होते हैं। इसके कितने एप्लीकेशन होते हैं? 3 एप्लीकेशन होते हैं। पहला एप्लीकेशन क्या होता है? टू चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ फॉर्मूला, टू चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ फॉर्मूला। किसी फॉर्मूला को चेक करने के लिए यूज होता है ये डायमेंशन का कॉन्सेप्ट, कि वो फॉर्मूला सही है या फिर नहीं सही है ना? ऐसा तो नहीं कुछ भूल हो गया हो फॉर्मूला लिखने में, अगर कुछ भूल हो गया हो तो इस डायमेंशन की मदद से हम उस भूल को पकड़ सकते हैं, है ना? तो पहला एप्लीकेशन यही है कि अगर किसी फॉर्मूले को लिखने में या बनाने में कुछ भूल चूक हो गई हो तो उस भूल को पकड़ने के लिए हम ये मेथड यूज कर सकते हैं, है ना? तो ये पहला मेथड है। तो लाइन बाय लाइन मैं मेथड को आपको बताऊंगा। तो सबसे पहली बात, इट बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। इट बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पे क्या करता है? ये आधारित है ना? इसकी मैं बात पहले भी कर चुका हूं कुछ। अगर आपको याद हो तो मैं कुछ बोला था कि बेटा मीटर से मीटर को ही जोड़ सकते हैं, मीटर से मीटर में ही घटा सकते हैं, किलोग्राम को मीटर से नहीं जोड़ सकते। बताया था ना? ये गलत तरीका है, किलोग्राम को मीटर से कभी जोड़ा नहीं जा सकता। एक ही यूनिट के फिजिकल क्वांटिटी को या तो जोड़ सकते हैं और घटा सकते हैं, और अगर एक यूनिट की फिजिकल क्वांटिटी को जोड़ेंगे तो हमेशा क्या मिलेगा? वही यूनिट मिलेगा। घटाएंगे तब भी हमेशा क्या मिलेगा? वही यूनिट मिलेगा, है ना? तो घटाने पर 0 नहीं होगा, ये यूनिट का घटा रहे हैं, यूनिट को घटा रहे हैं हम, यूनिट को जोड़ रहे हैं। मैं यूनिट की बात हो रही है, क्वांटिटी मैग्नीट्यूड की, भाई मैग्नीट्यूड नहीं है, यूनिट है ना? तो यूनिट है, इसका मतलब ये कि यूनिट के पावर को ही तो डायमेंशन बोलते हैं। और अगर यूनिट के पावर को बेटा डायमेंशन बोलते हैं, इसका मतलब ये कि इसका पावर 1 है, इसका पावर 1, तो हमेशा इसका पावर 1 है। इसका मतलब दो सेम क्वांटिटी के डायमेंशन को ही जोड़ सकते हैं और दो सेम क्वांटिटी के डायमेंशन को ही घटा सकते हैं। दो अलग अलग डायमेंशन के क्वांटिटी कभी भी नहीं जोड़ सकता। दैट इज बेसिकली नोन एज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। इसी को ही क्या बोला गया? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। मतलब अगर दो क्वांटिटी जिसका डायमेंशन सेम है तभी वो जुड़ सकता है या फिर घट सकता है। अगर दो क्वांटिटी का डायमेंशन सेम नहीं है तो हम कभी भी उसको जोड़ नहीं सकते हैं। मतलब ये कॉन्सेप्ट बेसिकली है। अब बहुत अच्छे से अगर तुम देखो तो मैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को बता देता हूं कि अगर कभी पहला रूल नंबर फर्स्ट, ऐसा रूल उतारते चलिएगा। रूल नंबर फर्स्ट कि इफ कोई क्वांटिटी इस तरीके से दे रखा है तुमको कि इफ a प्लस बी इज इक्वल टू सी, इस टाइप से दे रखा है। अगर a प्लस बी इज इक्वल टू सी इस टाइप से दे रखा है तो इसका क्या मतलब है? इसका सिंपल मतलब ये है कि अगर ये ऐसा है तो इसका मतलब डायमेंशन ऑफ a डायमेंशन ऑफ b के बराबर होगा, तभी ऐसा हो सकता है, तभी वो जुड़ रहा है, नहीं तो वो जुड़ नहीं सकता। अच्छा, अगर डायमेंशन ऑफ a डायमेंशन ऑफ b के बराबर होगा तो जुड़ने के बाद जो क्वांटिटी मिल रही होगी उसका भी डायमेंशन वही रहा होगा। इसका मतलब डायमेंशन ऑफ c भी उतने ही बराबर होगा। मतलब डायमेंशन ऑफ b, डायमेंशन ऑफ a, डायमेंशन ऑफ c, तीनों की डायमेंशन क्या होंगे? सेम होंगे अगर वो जुड़ रहे हैं या फिर
घट रहे हैं। तो a प्लस माइनस बी बराबर सी हुआ। दैट मीन्स डायमेंशन ऑफ a इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ b इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ c। ये रूल नंबर फर्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का। रूल नंबर सेकंड, रूल नंबर सेकंड क्या होगा? जैसे मान लो कोई भी क्वांटिटी इस तरीके से दे रखा तुमको, c इज इक्वल टू a e के पावर b। e मतलब एक्सपोनेंशियल है ना। आपको मैंने ग्राफ पढ़ने के लिए बोला था ना, ग्राफ पढ़ने के लिए बोला था, और थोड़ा सा हमने क्या करने के लिए बोला था, हमने डिफरेंशिएशन पढ़ने के लिए आपको बोला था बेसिक मैथ्स वीडियो में, है ना। वीडियो का लिंक इस वीडियो के नीचे होगा। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो आप जरूर पढ़ लें, है ना, जरूर पढ़ लें, क्योंकि अभी तो उसका यूज नहीं होने वाला है। मतलब पढ़ लीजिएगा समय निकाल के, अभी तो यूज नहीं हो रहा, लेकिन आगे वाले चैप्टर में यूज होगा। मोशन में जब मैं मोशन पढ़ाऊंगा, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, उसका बहुत यूज होने वाला है, ग्राफ का यूज होने वाला है और डिफरेंशिएशन का यूज होने वाला है। इसलिए आपका बेसिक मैथ्स थोड़ी अच्छी होनी चाहिए, इसलिए मैं उसका वीडियो पहले ही बना दिया था कि आपको क्या नाम है, उसको अगर आप नहीं किताब उठा पा रहे हैं तो कम से कम वीडियो से ही थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट ले लें। तो इसको क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंशियल टर्म बोलते हैं। जैसे लॉग होता है ना, लॉग एक टर्म है, साइन एक टर्म है, कॉस एक टर्म है, फंक्शन है ना, साइन इज द फंक्शन, कॉस इज द फंक्शन। उसी तरीके से एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, उसी को बोलते हैं। ई के पावर बी लिखा हुआ है। ई क्या होता है? हमेशा एक्सपोनेंशियल टर्म को ऐसा दिखाया जाता है, ई के पावर एक्स। और ये एक्स क्या होता है? एक्स इज अ नंबर। ये हमेशा क्या होता है? एक्स क्या होता है? नंबर। और जब इसको सॉल्व करते हैं तो ये भी क्या आती है? ये भी एक नंबर आता है, ये भी एक नंबर आएगा। मतलब 2 3 4 5 मतलब नंबर के फॉर्म में आएगा। ई के पावर एक्स भी नंबर के फॉर्म में आएगा और एक्स भी नंबर के फॉर्म में आएगा। जैसे अगर बोला जाता है लॉग एक्स, अगर लॉग एक्स बोला गया है तो एक्स भी नंबर ही तो होता है। log 2, log 3, log 5, log 6, है ना। ऐसे थोड़ी ना होता है log 2 मीटर, है ना। ऐसा नहीं लेंगे log 2 मीटर, log 4 मीटर, है ना। यूनिट नहीं होगा अंदर, वो नंबर होता है, नंबर बेसिकली। अच्छा, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी पूरा क्या आएगा? ये भी एक नंबर आता है ना। log 2 की वैल्यू बताओ, 0.3010। तो log 2 की वैल्यू जब आती है तो ये थोड़ी ना 0.3010 मीटर या 0.30110 किलोग्राम, है ना। ऐसा नहीं होगा। तो हमेशा log जो आ रहा है या एक्सपोनेंशियल टर्म है, ये वैसा क्या होते हैं? नंबर होते हैं। तो इसकी यूज क्या है? देख लो भाई, यूज क्या है। तो ध्यान से अगर आप देखें तो b क्या है? एक नंबर है। b इज अ नंबर। अगर ये नंबर है तो नंबर का कोई यूनिट नहीं होता। इट हैज नो यूनिट, एंड डायमेंशन ऑल्सो। b का कोई डायमेंशन नहीं होगा, ना तो इसका यूनिट होगा ना तो इसका डायमेंशन होगा। अगर मैं बोलूंगा b क्या है तो b का डायमेंशन इज इक्वल टू m के पावर 0, l के पावर 0, t के पावर 0, सीधा, है ना। इसी तरीके से e के पावर b का भी कोई डायमेंशन नहीं होगा, e के पावर b का भी कोई डायमेंशन नहीं होगा। और अगर e के पावर b का कोई डायमेंशन नहीं होगा, क्योंकि ये नंबर होता है, तो इसका मतलब आपको a दिख गया और c, तो इसका मतलब डायमेंशन ऑफ c मस्ट बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ a। एक बचा a, एक बचा c, क्योंकि e के पावर b तो नंबर ही आ जाना है। जैसे कि मैंने दिखाया था हाफ mv स्क्वायर में हाफ का कोई नंबर है तो हाफ का कोई डायमेंशन नहीं होगा, है ना। तो उसी टाइप से ये हो गया। तो डायमेंशन ऑफ c इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ किसके हो जाएगा? a। इसी तरीके से रूल 3 है। रूल 3 क्या कहता है हमारा? रूल 3 कहता है कि भाई साहब कि अगर c बराबर a log b लिखा गया है, अगर c बराबर a log b लिखा गया है तो b क्या है? b एक नंबर होगा। b क्या होगा? हमारा नंबर होगा, सॉरी। जिसको सॉल्व करने के बाद log b भी क्या बन जाएगा? एक नंबर बन जाएगा। तो अगर b नंबर है तो b इट हैज नो यूनिट एंड डायमेंशन ऑल्सो, इसका कोई डायमेंशन भी नहीं होगा। तो इसका मतलब log b तो नंबर हो गया, हट गया, हटा दो इसको। तो सिर्फ क्या बचा? a बचा और c बचा।
ए और सी बचा तो क्या लिखेंगे, डायमेंशन ऑफ सी मस्ट बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ ए। और लास्ट रूल बचा आपका प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का रूल नंबर 4 कि अगर कभी ऐसे लिखा हुआ है सी बराबर ए साइन बी, कॉस बी, tan बी या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक कोई भी एंगल, अगर इस तरीके लिखा गया है सी बराबर ए ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल मीन्स ए साइन बी, ए कॉस बी, सेक बी, tan बी, इस टाइप से अगर ऐसे लिखा गया है, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि ये बेटा तुम्हारा बी क्या है, एंगल है, बी इज बेसिकली एंगल। तो एंगल का यूनिट तो होता है, इट हैज यूनिट, इट हैज यूनिट, क्या होता है, रेडियन, बट नो डायमेंशन, लेकिन इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा। अगर कोई डायमेंशन नहीं होगा, ये एंगल है, जब इसको सॉल्व कर दोगे साइन बी का, जब साइन बी को सॉल्व कर दोगे तो ये भी एक वैल्यू आएगी, नंबर आएगी, जैसे साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 60 की वैल्यू √3/2 है ना। इसका कोई यूनिट नहीं आता, एक नंबर आता है, इसका डायमेंशन भी नहीं होता, मैंने अभी दिखाया। तो इसका मतलब साइन बी तो एक नंबर हो गया, ये गायब, तो बचा ए और सी। तो इसका मतलब ये डायमेंशन ऑफ सी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ ए। बोलो इतनी बातें क्लियर हो गई है ना। तो इतनी बातें आपको अगर क्लियर हो गई हो तो यहीं पे आप क्या नाम है, इसको पूरा का पूरा इसका नोट्स बना लीजिएगा, इसका नोट्स बना लीजिएगा। उसके बाद हम अगली क्लास में क्या करेंगे, अगली क्लास में पूरा का पूरा डायमेंशन का हम खत्म करने की कोशिश करेंगे, है ना। तो आपका पूरा का पूरा डायमेंशन खत्म करने की कोशिश करेंगे, पूरा का पूरा डायमेंशन खत्म हो जाएगा। हाँ, और रेगुलरिटी आप बनाए रहिए, मैं वादा करता हूं आपको पूरी की पूरी फिजिक्स ऐसे समझ में आएगी, ऑनलाइन ही समझ में आएगी, ढंग से समझ में आएगी। हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू वेरी मच।